नमस्कार, प्रणाम, आदाब। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से आज विद्यार्थी शाला में प्रत्यक्ष अध्ययन अनुभव लेने से वंचित हैं। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ने एक सराहनीय कदम उठाया, जिससे हमारा कोई भी विद्यार्थी शिक्षा से वंचित न रहे। और इस श्रृंखला के अंतर्गत हम अपने विषय के रोचक घटक लेकर, रोचक वीडियोस लेकर आपके सामने उपस्थित रहेंगे। और इसी के अंतर्गत मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे आप सभी को वर्चुअल स्टूडियो क्लास में आमंत्रित करती हूँ, अपने एक नए विषय के साथ, नए घटक के साथ। तो चलें अपने विषय के संग। कक्षा 7वीं भूगोल पाठ 6 प्राकृतिक प्रदेश भाग 3। यहाँ पर हम जानेंगे प्राकृतिक प्रदेशों के बारे में। पिछले भाग में हमने टैगा प्रदेश और टुंड्रा प्रदेश के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में हम उसके आगे चलेंगे। घास के प्रदेश यानी स्टेप्स एवं प्रेरीज के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी, एक संक्षिप्त चर्चा। तो सबसे पहले हम जानते हैं स्थिति और विस्तार के बारे में। तो ये जो प्रदेश है, घास के प्रदेश, यह 30 डिग्री से 55 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण अक्षांशों के बीच महाद्वीप के अंतर्गत भाग में। बच्चों यहाँ ध्यान देना कि ये प्रदेश जो है दोनों जोन में, उत्तरी गोलार्ध में भी है और दक्षिणी गोलार्ध में भी है। 30 से 55 अंश उत्तर एवं दक्षिण अक्षांशों के बीच। ठीक है, उत्तर अक्षांश मतलब उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिण अक्षांश मतलब दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, और ये कौन कौन से भू प्रदेश आते हैं? स्टेप्स यानी यूरेशिया, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, यानी ये जो स्टेप्स है ये घास के मैदानों का नाम है। इन्हें यूरेशिया में स्टेप्स कहा जाता है, दक्षिण अफ्रीका में इन्हें वेल्ड कहा जाता है, दक्षिण अमेरिका में इन घास के मैदानों को, प्रदेशों को पंपास कहा जाता है, उत्तरी अमेरिका में इन घास के प्रदेशों को प्रेरीज कहा जाता है और ऑस्ट्रेलिया में इन घास के प्रदेशों को डाउन्स कहा जाता है। ये अलग अलग स्थानीय भाषाओं के अनुसार इनके नाम हैं। और यहाँ की जलवायु कैसी होती है? अब हम देखो अंदाज हम लगा लेते हैं थोड़ा सा कि घास के प्रदेश है मतलब घास पैदा हो रही है अच्छी खासी, क्योंकि घास का ही प्रदेश है यानी घास बहुत ज्यादा हो रही है। घास ज्यादा हो रही है मतलब यहाँ पे उष्णता थोड़ी ज्यादा है। तो देखो यहाँ पे ग्रीष्म काल में तापमान लगभग 27 डिग्री सेल्सियस है और शीतकाल में 0 से भी कम तापमान है। शीतकाल में भी तापमान यहाँ है कम, लेकिन गर्मी का जो तापमान है वो 27 डिग्री तक जाता है। तो पेड़ पौधों के लिए उपयुक्त वातावरण मिलता है। वर्षा औसतन 400 से 600 मिलीमीटर होती है, बारिश भी ज्यादा हो रही है और अधिकांश वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है। अब हम यहाँ देखते हैं कि इस चित्र में ये घास के प्रदेश यानी स्टेप्स एवं प्रेरीज वाले प्रदेश किन अक्षांशों के बीच हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये है 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेके 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में, और उसी तरह 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 55 डिग्री दक्षिण अक्षांश में ये पाए जाते हैं। तो ये जो दोनों क्षेत्र हैं, अब हम देखेंगे तो ये जो यहाँ पूरे पृथ्वी पर इस क्षेत्र में, इस जोन में जो भी क्षेत्र आएंगे, उसी तरह उत्तरी अक्षांश में इस जोन में जो भी क्षेत्र आएंगे वह घास के प्रदेश, स्टेप्स एवं प्रेरीज टाइप वाले प्रदेश हैं। यदि हम पृथ्वी के मानचित्र में इन प्रदेशों को देखें तो ये जो 30 से 55 के बीच वाला जो क्षेत्र है ये समशीतोष्ण कटिबंध वाला क्षेत्र है। और यहाँ जो पाए जाने वाले ये जो विशाल घास के मैदान है कौन कौन से हैं? तो पहले हम देख लेते हैं हमारी पृथ्वी की ये विषुवत रेखा, फिर ये उत्तरी अक्षांश की कर्क रेखा और दक्षिणी अक्षांश में आने वाली मकर रेखा। अब ये प्रदेश कहाँ है? 30 से 55 के बीच में। हम पहले दक्षिणी गोलार्ध में देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स इन घास के प्रदेशों को कहा जाता है। उसी तरह से साउथ अफ्रीका या दक्षिणी अफ्रीका में इन घास के प्रदेशों को हम वेल्ड कहते हैं, वो इस इलाके में वो क्षेत्र है हमारा। ये यहाँ पर हम देख रहे हैं। दक्षिणी अमेरिका में यदि हम आए तो ये जो हमें क्षेत्र दिखाई दे रहा है ये है पंपास। अब हमने देखा है कि 30 डिग्री से 55 डिग्री है, तो ये आप ध्यान देंगे कि मकर रेखा 23.5 अंश पर आती है। तो यानी मकर रेखा से नीचे का जो क्षेत्र है ये वाला, ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखो तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मकर रेखा के नीचे ये सारे स्थान
अब हम चलते हैं उत्तरी गोलार्ध में। तो ये स्टेप्स, इन्हें कहा जाता है यूरेशिया के प्रदेशों में, ये प्रदेश यूरेशिया का प्रदेश। और प्रेरीज, उत्तरी अमेरिका में इन घास के मैदानों को प्रेरीज कहा जाता है। तो इस तरह से ये विशाल घास के मैदान, स्टेप्स एवं प्रेरीज, दक्षिणी अमेरिका में पंपाज, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स के नाम से जाने जाते हैं। अब देखते हैं कि इन घास के प्रदेशों में वनस्पतियां कौन कौन सी होती हैं। तो यहाँ पे घास के विस्तीर्ण चरागाह दिखाई देते हैं। विस्तीर्ण मतलब खूब बड़े बड़े मैदान दिखाई देते हैं। घास लच्छों में और कम ऊंचाई तक बढ़ती है। शीतकाल में घास नष्ट हो जाती है, क्योंकि मौसम हमने बताया कि 0 डिग्री या उससे कम तापमान होता है कभी कभी। तो जब तापमान 0 डिग्री या कम हो गया मतलब ठंडी बहुत ज़्यादा हो गई, तो इस मौसम में घास जो है वो समाप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और जो पेड़ पाए जाते हैं, एल्डर, पॉपुलर जैसे पेड़ पाए जाते हैं। चलो देखते हैं इनकी एक झलक। वाह, घास के विस्तीर्ण चरागाह, दूर दूर तक जहां तक आपकी निगाह जाती है घास के बड़े बड़े मैदान दिखाई देते हैं। घास ज्यादा ऊंची नहीं होती है, लच्छों में होती है, यानी खूब घनी होती है घास। यहाँ पे ये एल्डर जो पेड़ है, ये इस तरह से देखो कितने पत्ते हरे हैं इसके। अब देखो यहाँ के पत्तों का हरा रंग और टैगा प्रदेश में पाए जाने वाले जो पत्तों का हरा रंग है, दोनों में अंतर होता है। आप छोटे छोटे बातों की तरफ यदि ध्यान देंगे तो बहुत सारी विभिन्नताएं आपको नजर में आती हैं। ये एल्डर और ये पॉपुलर जैसे पेड़ यहाँ बहुत पाए जाते हैं। ये पॉपुलर जैसे पेड़ों को आपने देखा होगा कई बार, अपने फिल्मों में भी देखा होगा। कई हम टीवी देखते हैं, फिल्म देखते हैं, तो उसमें ये गार्डन में ये सजावट के लिए ये पौधे किनारे पे लगाए जाते हैं इस तरह से। तो ये पॉपुलर, तो ये प्राकृतिक वनस्पति वहाँ की। अब हम देखते हैं यहाँ का प्राणी जीवन कैसे होता है। जैसा कि हमने जाना कि यहाँ तापक्रम जो 27 डिग्री सेल्सियस होता है तापमान। तो जब तापमान इतना है तो वो सजीव सृष्टि के शरीर के पोषक के लिए उचित तापक्रम है। तो यहाँ प्राणियों की संख्या भी मुझे लगता है ज्यादा होगी। यस, यहाँ पे प्राणी ज्यादा पाए जाते हैं। हिरण, घोड़े, कुत्ते, भेड़िए, जंगली भैंसे, खरगोश, कंगारू, डिंगो, ऐसे प्राणी ये जंगली प्राणी हैं। इसके अतिरिक्त पालतू प्राणी भी यहाँ मिलते हैं, भेड़, बकरियां, गाय, बैल, घोड़े, गधे आदि आदि। अब वातावरण बदल गया, तापमान बदल गया, तो प्राणियों की संख्या बदल गई। और तो और लोग प्राणियों को एक पालने का काम भी करते हैं। ये हम देख रहे हैं डिंगो, जैसे हमारे यहाँ का कुत्ता दिखाई देता है वैसे वो उसी तरह का एक प्राणी दिखाई दे रहा है डिंगो। कंगारू, कंगारू यह केवल ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, पूरी दुनिया में अन्य किसी भी क्षेत्र में कंगारू नहीं मिलते। और ये मादा कंगारू है। इसकी एक खासियत होती है कि मादा कंगारू के पेट में एक थैली होती है प्राकृतिक रूप से, और वो थैली में वो अपने छोटे बच्चों को रखती है उसमें। जब तक उसके बच्चे अपना स्वतः अपना भोजन बनाने लायक नहीं हो जाते, भोजन इकट्ठा करने लायक नहीं हो जाते, वो बच्चों को संभालती है और उन्हें अपना भोजन प्राप्त करना भी सिखाती है। तो ये माँ है। माँ चाहे इंसानों की हो, हमारी हो, आपकी हो, है ना। मम्मी हमेशा आपको कभी कभी गुस्सा करती है, डांटती है, कोई चीज सिखाती है, तो क्यों? क्योंकि उसे अपने बच्चों से प्रेम है, बच्चों की फिक्र है। उसी तरह जानवर भी अपने बच्चों की फिक्र करते हैं। तो माँ है, चाहे वो कंगारू की माँ हो, चाहे वो हमारी आपकी माँ हो। माँ को प्रकृति ने ऐसा ही बनाया है। ये है जंगली भैंसा। इसके अलावा हम देख रहे हैं भेड़ें, बहुत सारी भेड़ें दिखाई दे रही हैं, यानी भेड़ों को पाला जाता है। और ये है गाय। तो यहाँ पे हमने देखा कि पालतू प्राणी गाय, बैल, बकरियां, इनको पाला जाता है, भेड़ों को पाला जाता है। तो इनसे दूध मिलता है, फर मिलता है, खेती भी होती होगी यहाँ पे। अब यहाँ आगे हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ मैदानी प्रदेश है तो निश्चित है खेती भी होगी। तो इन सब के लिए इन पालतू प्राणियों का उपयोग होता है। अब हम देखते हैं यहाँ का मानवीय जीवन, यानी मनुष्य के लिए यहाँ पे कौन कौन से व्यवसाय हैं, उसका खान पान कैसा है। तो सबसे पहले एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते रहते हैं। यहाँ के मूल जो हैं, पहले उन ये जो आदिवासी लोग जो हैं वहाँ के, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने भोजन के लिए आते जाते रहते थे। लेकिन अब जो यहाँ के किर्गिज लोग हैं ये यायावरी नहीं करते। यायावरी करना मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकना, जिन्हें हम लोग बंजारे या खाना बदोश कहते हैं।
तो ये लोग अपनी आजीविका के लिए अलग अलग जगहों पर जाते रहते हैं, कहीं भी स्थायी रूप से नहीं रहते। लेकिन अब वर्तमान थोड़ी सी परिस्थितियां बदली हैं, तो जो किर्गिज लोग हैं ये यायावरी नहीं करते और अब पक्के मकानों में भी रहने लगे हैं। ये बदलते समय का प्रभाव है। तो ये लोग अपने पशु चराते हैं। क्यों एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते हैं, उसका कारण भी है। तो क्योंकि जहाँ पशु पालते हैं, तो जहाँ पशुओं को चारा उपलब्ध होगा, जहाँ उनको खाना मिलेगा, वहीं पे ये लोग रहेंगे। तो अपने पशुओं के भोजन के लिए और अपने भी भोजन के लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। तो पशुपालन का व्यवसाय करते हैं मुख्य रूप से। अब ये देखो बड़े बड़े मैदान हैं, चरागाह हैं, और इनके घर देखो, जहाँ ये पशु रहते हैं वहीं इनके साथ में ये लोग भी रहते हैं। अब इनके घर देखो, तंबू नुमा घर हैं इनके यहाँ पर। ये इनके बहुत ही सीधे साधे लोग रहते हैं। गेहूं की खेती करते हैं। मैंने पहले ही कहा कि जब तापमान जो है 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, तो ये गर्मी का मौसम थोड़ा सा आ जाता है, जो कि सजीव सृष्टि के पोषक के लिए एक उचित तापमान है, उचित वातावरण निर्मित करता है यह तापमान। और ये लोग जिन घरों में रहते हैं, चमड़े के तंबू में रहते हैं, टेंट कहते हैं, ये यहाँ पे भी हम देख रहे हैं। ये इस तरह के घर है। अब देखो इनके घरों के दरवाजे जो है थोड़े से बड़े हैं। हमने टुंड्रा प्रदेश में देखा था कि उनके घरों के दरवाजे बहुत छोटे होते थे। अब देखो यहाँ के दरवाजे बड़े हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इतनी ठंडी नहीं है, तो यहाँ जो है, यहाँ का प्राकृतिक वातावरण अलग है, तो घर की संरचना भी अलग प्रकार से हमें दिखाई दे रही है। अब हम जानेंगे उष्ण मरुस्थलीय प्रदेशों के बारे में, हॉट डेजर्ट रीजन। इनकी स्थिति और विस्तार क्या है? तो विषुवत रेखा से 20 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीप के पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं। सहारा मरुस्थल प्रदेश जो है उत्तरी अफ्रीका में, कोलोराडो उत्तरी अमेरिका में, अटाकामा दक्षिणी अमेरिका में, थार का मरुस्थल एशिया में, और कालाहारी दक्षिण अफ्रीका में। ये दुनिया के बहुत बड़े बड़े मरुस्थल हैं, और ये 20 डिग्री से 30 अक्षांशों के बीच में पाए जाते हैं। ये उत्तरी अक्षांश भी हैं और दक्षिणी अक्षांश भी हैं, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, तो ये दक्षिणी अक्षांश वाले यानी दक्षिणी गोलार्ध के देश हैं। तो विषुवत रेखा से 20 से 30 डिग्री अक्षांश उत्तर में भी, और 20 से 30 डिग्री अक्षांश दक्षिण में भी। अब यहाँ का तापमान कितना है, जलवायु कैसी है? तो ग्रीष्म काल में औसतन तापमान 30 डिग्री से 45 डिग्री सेल्सियस, बाप रे, बहुत ज्यादा गर्मी यहाँ पड़ती है। 30 डिग्री से 45, 35-36 डिग्री टेम्परेचर हमारे यहाँ हो जाता है, तो हम लोग गर्मी से परेशान हो जाते हैं। सोचो यहाँ पर 45 डिग्री तक तापमान पहुंच जाता है। भारत में भी कई हिस्सों में गर्मी में तापमान 45 से 46-47 डिग्री के बीच हो जाता है, यानी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। और शीतकाल में 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, यानी प्लीजेंट, एकदम से, बहुत ज़्यादा ठंडी भी नहीं है, एकदम ठंडी नहीं है। जैसे कि टैगा प्रदेश में और टुंड्रा प्रदेश में हमने देखा कि बहुत कम तापमान हो जाता है, 0 से भी कम हो जाता है। यहाँ पर तापमान अच्छा है ठंडी में, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। अत्यधिक गर्मी और अत्यल्प वर्षा, यानी गर्मी बहुत ज्यादा, और अत्यल्प यानी बहुत कम बारिश। गर्मी बहुत ज्यादा होती है, बारिश ना के बराबर है, बहुत कम होती है। और रात के मौसम, रात का जो समय है वो बहुत ठंडा होता है, रात में ठंड अधिक होती है। दिन में सूर्य तपता है, बहुत ज्यादा गर्मी, 30 से 45 डिग्री। और कभी कभी तो बहुत सारे मरुस्थल ऐसे हैं, जैसे कालाहारी वगैरह का मरुस्थल ऐसा है, या अटाकामा में कभी कभी तापमान 45 से आगे 50 डिग्री तक भी पहुंच जाता है। इस चित्र में हम देखते हैं उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश की स्थिति कहाँ है। तो 0 डिग्री हम देख रहे हैं, 0 डिग्री से 30 अंश, और उसी तरह उत्तरी अक्षांश में, और उसी तरह से 0 से 30 दक्षिणी अक्षांश में हम देख रहे हैं। ये उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश हैं। यदि हम मानचित्र में देखें तो ये कोलोराडो उत्तरी अमेरिका, सहारा उत्तरी अफ्रीका, थार का मरुस्थल एशिया, इसमें ये पूरा अरब का जो पूरा इलाका है, ये सब जो है थार का मरुस्थल, यहाँ का भारत का भी कुछ हिस्सा इसमें आ जाता है। अटाकामा दक्षिणी अमेरिका, ये जो इलाका हम देख रहे हैं,
कालाहारी दक्षिणी अफ्रीका और ये ऑस्ट्रेलिया का इलाका। इसमें एक बात आप ध्यान में देखो कि ये जितने भी मरुस्थल हैं ये उस देश के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ वनस्पतियां कौन कौन सी पाई जाती हैं। अब जब इतनी ज्यादा गर्मी है, जैसे बहुत ज्यादा ठंडी हो तो वनस्पतियां नहीं पनपती, वैसे बहुत ज्यादा गर्मी हो तब भी पौधे कम होते हैं। तो कम से कम पत्ते वाले पौधे यहाँ पाए जाते हैं। कटीली वनस्पतियां होती हैं, कांटे ज्यादा होते हैं, छिलके मोटे होते हैं, सकरे एवं चिकने पत्ते होते हैं। जैसे ही भूमि का गीलापन समाप्त होता है वनस्पतियां नष्ट हो जाती हैं। और कौन कौन सी वनस्पतियां पाई जाती हैं? पाम के पेड़ मिलते हैं, कैक्टस मिलता है, रामबांस, खजूर, इस तरह के पेड़ पाए जाते हैं। आपने देखा होगा यदि इन पेड़ों को तो इनकी पत्तियां जो है बहुत पतली पतली होती हैं, कटीले पेड़ होते हैं ये हम देख रहे हैं कैक्टस, आप लोग पहचानते होंगे, नागफनी। इसके जो छिलका ये बहुत मोटा होता है छिलका, क्योंकि अंदर इसमें जो क्यों छिलके मोटे होते हैं कि जब इनको पानी मिलता है तो ये वनस्पतियां पानी अपने अंदर स्टोर कर लेती हैं, जमा करके रख लेती हैं, तो इसलिए पत्ते इनके मोटे होते हैं। वनस्पतियां अधिकांश कटीली होती हैं। ये हम देख रहे हैं पाम का पेड़ है, ये खजूर का पेड़ आप देख रहे हो कि पत्तियां किस तरह से हैं, बहुत ज्यादा पत्तियां नहीं है, तने का भाग ज्यादा है, पत्तियां बहुत कम है। रामबांस का ये पौधा आपने बहुत जगह देखा होगा, ज्यादा ऊंचा नहीं होता है, कटीला नुकीला होता है। तो इस तरह के वनस्पतियां यहाँ पर मिलती हैं। अब हम देखते हैं यहाँ का प्राणी जीवन कैसे है। भोजन और पानी के बिना ऊंट जो है बहुत दिन तक रह सकता है। तो ऊंट एक प्राणी यहाँ बहुलता में पाया जाता है। भूमि पर प्राणियों की संख्या कम होती है, यानी जमीन के ऊपर रहने वाले प्राणी यहाँ कम पाए जाते हैं, क्योंकि तापमान बहुत ज्यादा होता है जमीन के ऊपर। तो ये प्राणी जो है उतना अधिक तापमान नहीं बर्दाश्त कर सकते, इसलिए जमीन के ऊपर कम प्राणी रहते हैं। दिन भर जमीन के नीचे रहने वाले प्राणी हैं यहाँ मिलते हैं ज्यादा, जो दिन में जमीन के नीचे बिल में रहते हैं और रात में ये प्राणी निकलते हैं, जैसे सांप, चूहे, गिरगिट, बिच्छू, इस तरह के प्राणी यहाँ पे हैं जो ज्यादा पाए जाते हैं। और पालतू प्राणियों में घोड़े, गधे, बैल, भेड़, ऐसे अन्य तरह के पालतू प्राणी भी मिलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मरुस्थल का जहाज कहा जाने वाला ऊंट। ये अपने शरीर में एक बार पानी पी लेता है तो 30-30 दिन का पानी अपने शरीर में स्टोर करके रख लेता है। यानी एक दिन इसने भरपूर पानी, यदि एक ऊंट ने एक बार पी लिया है तो 20-25 दिन तक उसे पानी की आवश्यकता नहीं होती, यानी पानी नहीं भी मिलेगा तो उसका जीवन चल जाता है। इसके अलावा हमने देखा कि जमीन के नीचे रहने वाले प्राणी, यानी बिल में रहने वाले प्राणी, जैसे बिच्छू, है ना, गिरगिट, इस तरह के चूहे, सांप, ऐसे प्राणी पाए जाते हैं। ये मंगूस। और पालतू प्राणी तो बैल, गधे, घोड़े, ये हैं, मिलते ही मिलते हैं। अब हम देखते हैं कि इनका मानवीय जीवन कैसे होता है, इनका रहन सहन क्या है। तो बदाऊं, सहारा में पाए जाने वाले जो यहाँ के निवासी हैं उन्हें बदाऊं कहा जाता है। कालाहारी मरुस्थल में पाए जाने वाले लोग बुशमैन कहलाते हैं। और ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल में पाए जाने वाले जो व्यक्ति हैं, निवासी हैं, उन्हें एबोरिजिन कहा जाता है। और इनकी अनेक आवश्यकताएं अपने पशुओं से ही पूरी होती हैं। बद्दू या बदाऊं, जैसे मैंने कहा, सहारा मरुस्थल में पाई जाने वाली एक जनजाति। तो ये एक अरब मानव जाति है, यानी अरब प्रदेशों में पाई जाती है, सहारा का एरिया वही है। ये लोग पारंपरिक रूप से खानाबदोश जीवन व्यतीत करते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते रहते हैं, जाते रहते हैं अपनी आजीविका की तलाश में, भोजन की तलाश में, एक स्थान पर टिक कर नहीं रहते। और ये अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं? जॉर्डन, इराक, अरबी प्रायद्वीप, यानी अरब जो पूरा कंट्री है, और उत्तर अफ्रीका के रेगिस्तानी क्षेत्रों में मिलते हैं। ये बदाऊं, सहारा मरुस्थल में पाए जाने वाले लोग, उन्हें बदाऊं कहा जाता है। ये बुशमैन, कालाहारी मरुस्थल में पाए जाने वाले जो रहने वाले जो लोग हैं वो बुशमैन कहलाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के जो मरुस्थल में रहने वाले लोग हैं, उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को एबोरिजिन कहा जाता है।
और यहाँ पे जो बड़े बड़े ये मरुस्थल है, इनके बीच में कहीं पर नदियाँ मिलती हैं, इस तरह से छोटे से मरुद्यान मिलते हैं, जिसे यहाँ पे पानी की थोड़ा थोड़ा पानी उपलब्ध होता है। तो जहाँ पानी उपलब्ध होता है वहाँ आसपास थोड़े से पेड़ पौधे भी मिलते हैं। इन्हें मरुद्यान कहा जाता है। मरुद्यान मतलब मरु, मरु मतलब होता है रेगिस्तान, उद्यान का मतलब बगीचा। रेगिस्तान में पाए जाने वाला जो बगीचे का स्थान है, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं ओएसिस और हिंदी में कहते हैं मरुद्यान। तो इन मरुद्यानों के आसपास जो घाटियां होती है, स्थान होता है, वहाँ पे छोटी छोटी बहुत खेती भी की जा सकती है और खेती की जाती है। तो यहाँ जो मुख्य रूप से फसलें हैं, हमने देखा फसल मतलब जो यहाँ की पैदावार है, खजूर होता है यहाँ पे बहुतायत रूप में, और खजूर के पेड़ बहुत पाए जाते हैं। अब अगला प्रदेश हम देखते हैं घास के प्रदेश यानी सूडान टाइप में। घास के दो प्रदेश देखे थे हमने, स्टेप्स एवं प्रेरीज और सूडान। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं घास के प्रदेश सूडान टाइप में। इनकी स्थिति और विस्तार क्या है, चलो देखें। ये विषुवत रेखा के उत्तर और दक्षिण में 5 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांशों के बीच में पाए जाते हैं। अफ्रीका में इन्हें सवाना कहा जाता है। अब 5 डिग्री से 20 डिग्री मतलब विषुवत रेखा के पास का इलाका है, तो यहाँ पर इन्हें अफ्रीका में इन घास के प्रदेशों को सवाना कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में इसे क्वींसलैंड कहते हैं। अफ्रीका के दूसरे एक इलाके में दक्षिण पार्कलैंड, लैनोज और कंपोज। दक्षिण अमेरिका में इसे लैनोज और कंपोज कहा जाता है इन घास के प्रदेशों को। और यहाँ तापमान कितना होता है, तो ग्रीष्म काल में तापमान लगभग 35 डिग्री सेल्सियस और शीतकाल में तापमान 24 डिग्री सेल्सियस। यानी देखो तापमान ज्यादा होता है यहाँ पर, बारिश बहुत ज्यादा होती है, 250 मिलीमीटर से 1000 मिलीमीटर तक बारिश होती है। ग्रीष्मकाल उष्ण एवं नम होता है बहुत, शीतकाल गर्म और शुष्क होता है। यहाँ पाई जाने वाली वनस्पतियां कौन कौन सी हैं, तो यहाँ ऊंची एवं सघन घास मिलती है। बारिश बहुत ज्यादा होती है, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, यानी गर्मी भी है पानी भी है, तो वनस्पतियों के लिए माफिक ये है, उचित अनुकूल वातावरण है। तो यहाँ पर बहुत सघन घास होती है। घास लगभग 6 मीटर ऊंची होती है, जिसे हाथी घास या एलिफेंट ग्रास भी कहा जाता है। विरल वृक्ष और पेड़ फुनगी की ओर छाते के आकार के दिखाई देते हैं। यानी पेड़ बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, और जैसे छतरी हम खोलते हैं बारिश में तो कैसे छा जाती है, एक डंडी नीचे होती है और ऊपर की तरफ पूरे छतरी जैसा आकार बन जाता है। तो इस तरह के पेड़ यहाँ पाए जाते हैं। बेल, बेर, रामबांस, अनानास, कैक्टस। ये ऊंची घास जिसे हम एलिफेंट ग्रास भी कहते हैं। ये एलिफेंट ग्रास मतलब हाथी की घास नहीं है, लेकिन जैसे हाथी एक विशालकाय प्राणी होता है, वैसे ही यहाँ की घास जो है बहुत ऊंची और बड़ी होती है, इसलिए इसे हाथी घास या एलिफेंट ग्रास कहा जाता है। ये हम देख रहे हैं बबूल, ये अनानास, रामबांस, अब यहाँ पाया जाने वाला प्राणी जीवन हम देखते हैं। तो यहाँ तृणजीवी प्राणी, तृण मतलब होता है घास, तिनका, तो यानी घास खाने वाले प्राणी यानी शाकाहारी प्राणी, और मांस भक्षक प्राणी विपुल मात्रा में है। अब जब घास खाने वाले प्राणी हैं तो उन प्राणियों को पर जीवन जिनका निर्भर करता है, ऐसे मांस भक्षक प्राणी भी यहाँ बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। और इन प्राणियों को प्रकृति ने चपल पैर दिए हैं। चपल मतलब इनकी गति बहुत तेज होती है, चपलता इनके शरीर में बहुत होती है, और बहुत तेजी से भागने वाले प्राणी, दौड़ने वाले प्राणी होते हैं ये। शरीर पर इनके रंगीन धब्बे और पट्टे होते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से प्राणी हैं, जैसे सिंह, चीता, लकड़बग्घा, भेड़िया, जिराफ, जेब्रा, हाथी, गेंडा, जंगली बैल, भैंसा, कंगारू, एमू। इसके अलावा अनेक प्रकार के अन्य प्राणी भी पाए जाते हैं। बहुत सारे प्राणी यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं जिराफ है, जेब्रा है, शेर है, हाथी है, गेंडा है। इसके अलावा भी अन्य प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं। अब यहाँ चित्र में हमें एक प्राणी दिखाई दे रहा है,
ये एस्किमो नहीं, क्या बोलते हैं, पेंगुइन दिखाई दे रहा है। ये प्राणी यहाँ पे नहीं पाया जाता है। ये पाया जाता है ध्रुवीय प्रदेशों में, टुंड्रा प्रदेश में। जिराफ, अब इसमें देखा हमने कि इनके शरीर पर पट्टे रंगीन धब्बे या चिकत्ते जैसे रहते हैं। एमू, ये यहाँ का हम देख रहे हैं तेंदुआ। तो इस तरह के प्राणी यहाँ पाए जाते हैं और हम सब जानते हैं कि चाहे वो जिराफ हो, चाहे वो एमू जैसा पक्षी हो, या शुतुरमुर्ग हो, या तेंदुआ हो, चीता हो, यहाँ जेब्रा हो, ये सभी प्राणी बहुत तेज दौड़ते हैं। बहुत तेज दौड़ते हैं ये प्राणी। इनके प्रकृति ने इनको चप्पल पैर दिए हैं। यहाँ की भू स्वरूप भी ऐसा है कि ये प्राणी उसमें आसानी से दौड़ सकते हैं। अब हम देखें इनके मानवीय जीवन के बारे में। तो मिट्टी की दीवार और घास की छप्पर होती है इनके घरों की। इनके घर सादे सरल होते हैं। मकानों में खिड़कियां नहीं होती, क्योंकि तापमान इतना ज़्यादा होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी भी घर में प्रवेश न कर सके, तो इसलिए मकानों में खिड़कियां नहीं होती। नाटी एवं गोलाकार झोपड़ी में रहते हैं। इन झोपड़ियों को क्रॉल कहा जाता है। इनका मुख्य व्यवसाय क्या है? शिकार एवं पशुपालन। और ये जो जनजातियां यहाँ रहती है उनके नाम है जुलू, हौसा, मसाई। ये है हौसा जनजाति, अफ्रीका में पाई जाने वाली मसाई जनजाति। और इनके घर जैसे होते हैं, देखो ना, मैंने कहा नाटे एवं गोलाकार। छोटे नाटे मतलब हाइट में कम होते हैं, और गोलाकार इनके ये छत होती है इस तरह से। इसे क्रॉल कहा जाता है। और शिकार करना इनका मुख्य व्यवसाय है। पशुपालन करते हैं, क्योंकि पशुओं को खाने के लिए भरपूर घास वगैरह उपलब्ध होती है, तो पशुपालन करते हैं और शिकार करते हैं। अब हम देखते हैं विषुववृत्तीय प्रदेश के बारे में जानकारी लेते हैं। विषुवत रेखा के उत्तर व दक्षिण की ओर 5 डिग्री अक्षांश के बीच में, यानी विषुवत रेखा के उत्तर और दक्षिण, मतलब विषुवत रेखा यानी होता है 0 डिग्री, यानी 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 0 डिग्री से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में पाए जाने वाले जो भी प्रदेश हैं वो विषुववृत्तीय प्रदेश कहलाते हैं। कौन कौन से स्थान इस कैटेगरी में आते हैं? तो मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, गिनी और कांगो का किनारा, अमेज़न नदी की घाटी, ये सब विषुववृत्तीय प्रदेश में आते हैं। इक्वेटोरियल रीजन इसे कहा जाता है। और यहाँ पर गर्मी के मौसम में तापमान लगभग 30 डिग्री तक रहता है, और औसत हम कहें एवरेज तापमान 27 डिग्री, यानी इससे कम भी नहीं होता, इससे कम भी नहीं होता, इससे बहुत ज़्यादा भी नहीं होता। बारिश बहुत ज़्यादा होती है, 2500 से 3000 मिलीमीटर वर्षा होती है। अब बारिश बहुत ज़्यादा होती है, इस कारण जलवायु जो है नम रहती है, उष्ण एवं नम जलवायु है। और घास, खरपात ये सब सड़ जाती है। यहाँ पर इस तरह की घास वास ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि वो सब सड़ होती है, लेकिन सड़ जाती है क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा होती है। अत्यधिक बारिश होने के कारण बहुत अनेक प्रकार के कीटक, कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं, और हवा जो है वो रोगग्रस्त होती है। यहाँ के वातावरण में बीमारी ज़्यादा फैलती है, और बीमारियों को जन्म देने वाला वातावरण है ये। बहुत सारे प्रकार के बैक्टीरिया यहाँ, कीटाणु, जीवाणु सब पाए जाते हैं। अत्यधिक उष्णता होती है और साल भर वर्षा होती है, बारिश साल भर होती है, रोज बारिश होती है वहाँ पे। दिन के समय तापमान बहुत ज़्यादा होता है, और दोपहर 12-1 बजे तक खूब गर्मी पड़ती है, उसके बाद 3 बजे के आसपास खूब बारिश शुरू होती है, और फिर पूरा समय बारिश होती है। तो इस तरह यहाँ पर जो है, जो वातावरण है वो सीलन वाला वातावरण रहता है, और ऐसा वातावरण जो है वो अच्छे स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं होता। यदि हम मानचित्र में देखें तो ये हम देख रहे हैं इक्वेटर, यानी भूमध्य रेखा जो है ये 0 डिग्री, और 0 डिग्री से 5 अंश उत्तरी अक्षांश और 0 डिग्री से 5 अंश दक्षिणी अक्षांश, ये जो इलाका है ये विषुववृत्तीय प्रदेश कहलाता है। यहाँ हम देख रहे हैं ये अमेज़न की घाटी। अमेज़न जो है वो ब्राज़ील की बहुत बड़ी नदी है, और यहाँ इसकी उस नदी की घाटी को अमेज़न की घाटी कहा जाता है। ये अफ्रीका का जो इलाका है, और ये यहाँ पर इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, ये सारा जो जोन है ये इसी क्षेत्र में आता है। और ये अफ्रीका में कांगो, यहाँ कांगो नदी है, और कांगो नदी की घाटी का जो है ये।
तो इस तरह से ये जो क्षेत्र है ये विषुववृत्तीय प्रदेश कहलाता है। अब हम देखते हैं यहाँ वनस्पतियां कौन सी पाई जाती हैं। तो प्राकृतिक वनस्पतियों में बहुत सारी विविधता है यहाँ पर। हमेशा सघन सदा हरित वन है, सदाबहार, हमेशा साल भर जंगल हरे भरे रहते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, बारिश है यानी पानी भी है, गर्मी भी है, तो पेड़ों के लिए ये जो मौसम है अनुकूल होता है, इसलिए पेड़ बहुत ज्यादा होते हैं। और यहाँ के जंगल जो है वो सघन होते हैं, बहुत घने होते हैं, और वनस्पतियों में बहुत सारी वैरायटी मिलती है। यहाँ का जो प्रदेश है वो दलदली प्रदेश होता है, क्योंकि मैंने कहा ना आधे समय धूप और आधे समय बारिश, तो दिन भर पानी रहने से वो इलाका जो है क्षेत्र दलदली है। लकड़ियां कठोर होती हैं और बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं यहाँ के। और कौन कौन से पेड़, जैसे महोगनी, ग्रीन हार्ट, रोजवुड, एबोनी, अलग अलग प्रकार के वैरायटी ऑफ ट्रीज। जंगल हम देख रहे हैं, एकदम घना जंगल, हरा भरा जंगल। महोगनी का पेड़, महोगनी की लकड़ियां बहुत मजबूत होती हैं, फर्नीचर बनाने के काम आती हैं। रोजवुड, एबोनी, देख रहे हैं कितना बड़ा पेड़ है एकदम से। और यहाँ के पेड़ बहुत ऊंचे होते हैं, क्योंकि जमीन में भरपूर पानी मिलता है, जड़ें मजबूत रहती हैं। तो जब जड़ें मजबूत है, आधार मजबूत है, तो ऊंचाई बढ़ जाती है पेड़ों की। तो इस तरह से यहाँ की ये प्राकृतिक वनस्पतियों में बहुत विविधता पाई जाती है। अब हम देखते हैं यहाँ का प्राणी जीवन कैसे होता है। प्राणियों में भी बहुत अत्यधिक वैरायटी है, बहुत विविधता है, जैसे पेड़ पौधों में है वैसे प्राणियों में भी है। दलदल युक्त प्रदेश में मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, एनाकोंडा, इस तरह के अलग अलग प्रकार के प्राणी मिलते हैं। एनाकोंडा का नाम बहुत फेमस है, बहुत फिल्में बनी है एनाकोंडा के नाम से। हालांकि जो फिल्मों वाली बात अलग है, लेकिन एनाकोंडा जो है बहुत बड़े बड़े विशालकाय अजगर होते हैं। से मक्खी, से आधा त है, पूरा स है, से मक्खी, ये विषैली मक्खी होती है और ये इन दलदली प्रदेशों में पाई जाती है। ये मनुष्य और प्राणी का खून चूसती है, परजीवी प्राणी है, खून चूसकर ही ये अपने जीवन बिताती है। और इसलिए इसका जो डंक है वो बहुत विषैला होता है, यदि किसी को ये डंक मार दे तो उस व्यक्ति की तत्काल मृत्यु हो जाती है। हॉर्नबिल, ये एक बहुत सुंदर पक्षी देख रहे हैं आप, ये क्या है, ये है गोरिल्ला और चिंपांजी। ऐसे अनेक प्रकार के अलग अलग प्राणी यहाँ पर पाए जाते हैं। आपने कक्षा 5वीं में जब हमने पढ़ा था ऐसे बने हम, यानी परिसर अध्ययन में, तो परिसर अध्ययन में हमने गोरिल्ला और चिंपांजी जैसे प्राणियों के बारे में पढ़ा है। अब हम देखते हैं यहाँ का मानवीय जीवन कैसा होता है। मानव बस्ती बहुत कम होती है, लोगों का जीवन प्रकृति पर निर्भर होता है। आदिवासी जनजाति के लोग वृक्षों पर मकान बनाते हैं। अब विचार करो बच्चों के, वृक्षों पर मकान क्यों बनाते हैं, सोचो, फिर मैं आपको बताती हूँ, लेकिन थोड़ा सा अपने दिमाग पे भी जोर डालो। और जो यहाँ के आदिवासी लोग हैं इन्हें पिग्मी, बोरो, इंडियन सेमॉग ऐसे नामों से जाना जाता है। ये है पिग्मी लोग, ये है सेमॉग। और ये घर देखो, ये लोग पेड़ों पर घर बनाते हैं, जमीन पे इनके घर नहीं होते। हमारे घर कैसे जमीन पे बनते हैं, इनके घर हम देख रहे हैं पेड़ों पर बनते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे हमने देखा कि यहाँ बारिश बहुत होती है, दिन भर बारिश होती है, जमीन दलदली है, तो दलदली जमीन होने से जो जमीन में स्थिरता या मजबूती चाहिए वो नहीं रहती है। यहाँ के पेड़ बहुत मजबूत होते हैं, तो ये लोग ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर अपने घर बनाते हैं, इन्हें ट्री हाउस कहा जाता है। और इनका जो मुख्य जो व्यवसाय है वो शिकार करना, प्रकृति पर इनका जीवन निर्भर है, जंगल से गोंद इकट्ठा करना और जंगल से शहद इकट्ठा करना। इस तरह से जंगल पे आधारित जो भी इनका व्यवसाय हो सकता है वो व्यवसाय ये लोग करते हैं। तो इस तरह का इनका मानवीय जीवन हमने देखा। तो हमने अपने प्राकृतिक प्रदेशों के बारे में जानकारी प्राप्त की। यह वीडियो देखा, सुना और समझा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको पसंद आया है। इसे अधिकाधिक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। आपके सुझाव
और आपके कमेंट्स नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपेक्षित हैं। कृपया हमें इनसे ज़रूर अवगत कराएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ, किसी नए घटक के साथ। तब तक धन्यवाद।